नमस्कार दोस्तों, 19 नवंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर बन सकते हैं, उससे आपको मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और साथ साथ आपको कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपके जनरल डाउट्स का जवाब दूंगा। पहली न्यूज़, वैक्सीन ट्रायल शोड 95% सक्सेस फाइजर। देखिए, दो वैक्सीन इस समय बहुत न्यूज़ में है, एक तो फाइजर, एक मॉडर्ना वैक्सीन। पिछले एक हफ्ते मैंने फाइजर वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए थे उसके बारे में बताया था। आज के एडिटोरियल में मैंने फाइजर वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन को कंपेयर किया है। फाइजर वैक्सीन के पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स डिस्कस हो चुका हूं और अभी एक और अनाउंसमेंट आया है फाइजर कंपनी की तरफ से कि जो लेट स्टेज ट्रायल है कोविड-19 वैक्सीन का फाइजर वाली, वो हो चुका है। 95% इफेक्टिव है वैक्सीन। तो ये बोला जा रहा है कि इमरजेंसी यूएस ऑथराइजेशन जो कि एफडीए देता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए, इसके लिए फाइजर अप्लाई करेगा और जल्दी ही इसको ये अप्रूवल मिल भी जाएगा। फाइजर नाम की जो कंपनी ने वैक्सीन बनाई है वो जर्मन पार्टनर बायोएनटेक एसई के साथ मिलकर बनाई है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये वैक्सीन हर एज में, हर एथनिसिटी की डेमोग्राफिक्स में काम कर रही है। एज मतलब कि हर एज ग्रुप में, तो 65 साल से जो ज़्यादा के बड़े लोग हैं उनके ऊपर भी इस वैक्सीन की एफिशिएंसी लगभग 94%। और एथनिसिटी मतलब अलग अलग रेस, तो चाहे चाइनीज़ हो, चाहे नेग्रेटो रेस का हो, चाहे एशियन रेस का हो, चाहे वेस्टर्न रेस का हो, किसी भी रेस का हो, उसके ऊपर ये वैक्सीन इफेक्टिव है। तो ये बोला जा रहा है कि 90% से ज़्यादा वैक्सीन अगर इफेक्टिव होती है तो उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाता है और ये लगभग 95% एफिशिएंट है। दो वैक्सीन यहाँ पे प्ले में है, एक तो फाइजर है, एक मॉडर्ना है। मॉडर्ना वैक्सीन के जो प्रिलिमिनरी डाटा आया है वो भी अच्छा है। दोनों मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं, एमआरएनए टेक्नोलॉजी। एमआरएनए टेक्नोलॉजी क्या है ये भी मैंने थोड़ा बहुत बताया। तो हो सकता है कि अगर ये दोनों वैक्सीन आ जाती हैं मार्केट में तो अब तक ये जो बवाल मचा हुआ है इस पैंडेमिक के चलते, जिसके चलते 13 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, हो सकता है ये फाइनली खत्म हो जाए। आगे आने वाले कुछ महीनों में कुछ और ड्रग मेकर्स और वैक्सीन्स के ऊपर रिजल्ट्स निकल के आएंगे, जैसे कि एस्ट्राजेनेका पीएलसी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जिसके ट्रायल्स करवा रही है, इसकी वैक्सीन के रिजल्ट्स और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के रिजल्ट्स। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन में दो बेसिक फ्लॉज हैं। मॉडर्ना वैक्सीन कम टेम्परेचर पे लंबे समय के लिए चल पाएगी। फाइजर वैक्सीन कम टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, मतलब -60-70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए फाइजर के लिए, और मॉडर्ना के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो फाइजर और मॉडर्ना के क्या फायदे क्या नुकसान, दोनों में फर्क क्या है, इसके लिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन देखिए जाके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने डी क्लासिफाई कर दिया है डीम्ड फॉरेस्ट को। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डीम्ड फॉरेस्ट होते क्या हैं। तो भाई, दे आर लैंड ट्रैक्ट्स दैट अपीयर टू बी फॉरेस्ट बट हैव नॉट बीन नोटिफाइड एट फॉरेस्ट इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। तो ऐसी जगह है जो देखने में तो फॉरेस्ट लगती है बट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट नहीं है। पूरे इंडिया में 1% ऑफ द फॉरेन लैंड आपका डीम्ड फॉरेस्ट है। तो डीम्ड फॉरेस्ट कंप्राइज 1% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को यह आदेश दिया था कि आप आइडेंटिफाई करिए, क्लासिफाई करिए डीम्ड फॉरेस्ट को, बट आपको पता है ज्यादातर आदेश इग्नोर हो जाते हैं। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैंने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, इन सब पे वीडियो बना चुका है। किसी भी नाम से, मतलब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रिजर्व फॉरेस्ट, मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डीम्ड फॉरेस्ट में ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं। डीम्ड फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट जैसे तो हैं बट उनको ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं बोला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने नवंबर 2019 में वो डीम्ड फॉरेस्ट जहां पे 10 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है और कैनोपी डेंसिटी 60% से ज्यादा है, उसको फॉरेस्ट बोला। अगर स्टेट गवर्नमेंट डी फॉरेस्ट को फॉरेस्ट नहीं बोलती तो फिर उसको फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं लाया जाता। ओके, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उनके यहाँ पे जो 9.94 हेक्टेयर्स ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट है ना, उसमें से 6.64 हेक्टेयर्स ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट को डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी से हटा दिया। यानी टोटल 9.94 लाख हेक्टेयर्स ऑफ जो डीम्ड फॉरेस्ट थे कर्नाटका स्टेट में, उसमें से अब 67% डीम्ड फॉरेस्ट लैंड नहीं बचा है। अब अगर कर्नाटका से आप बात करो तो कर्नाटका ऐसा क्या रीजन दे रहा है कि देखिए, एक एक्सपर्ट कमिटी बनी थी डीम्ड फॉरेस्ट पे 2014 में, उसने ये बताया कि डीम्ड फॉरेस्ट इतने हैं, बट एक्चुअली में डीम्ड फॉरेस्ट इतने हैं नहीं। जो कैलकुलेशन मेथडोलॉजी लाई गई डीम्ड फॉरेस्ट को निकालने के लिए, वो मेथडोलॉजी गलत थी, इसलिए हम 6.64 लाख हेक्टेयर्स को हटा रहे हैं। लेकिन इनको डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में हटाने के बाद होगा ये कि इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग हो सकती है इन फॉरेस्ट पे और इनकी जगह पे कोई और प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको काम आएगा।
फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर डिस्प्यूट। आज की डेट में दोस्तों बॉर्डर डिस्प्यूट स्टेट्स में बहुत निकल के आ रही है, जैसे आसाम का नागालैंड से चल रहा है, आसाम का मिजोरम से चल रहा है। आ जाते हैं इस पे कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर डिस्प्यूट पे। कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में आता है बेलगांव। अगर आप मैप देखो तो यहाँ पे आपको मैप नजर आ रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है महाराष्ट्र, नीचे की तरफ कर्नाटका, ये बीच में लाल रंग वाला जो इलाका है ना दोस्तों, ये पहले आता था आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूरा का पूरा महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटका आते थे। लेकिन जब कर्नाटका एक अलग स्टेट बनाया गया तब ये जो लाल रंग का हिस्सा था वो कर्नाटका में आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दे रखी है, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, ओके, और बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को कर्नाटका स्टेट में जोड़ दिया गया। उस समय पे कर्नाटका को बोला जाता था मैसूर स्टेट। 23 जून 1957 को महाराष्ट्र की सरकार ने बोला कि ये आपने गलत किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार अगर बोल रही कि गलत तरीके से लैंड दे दिया गया है, तो एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई 5 जून 1960 को, जो इस इश्यू को एग्जामिन करेगी। इस कमिटी ने महाराष्ट्र के अगेंस्ट रिपोर्ट दी और ये बोला कि भैया ये जो बेलगांव का इलाका है कर्नाटका है, पूरा का पूरा लाल इलाका कर्नाटका का है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब बात नहीं मानी तो फिर से महाजन कमीशन बनाया गया, जिसके हेड थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। ये बना 25 अक्टूबर 1966 को। इसने ये रिकमेंडेशन दी कि भैया कुछ विलेजेस को जो कि बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में है वो आप महाराष्ट्र को दे दीजिए और बाकी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेलगांव सिटी है, वो कर्नाटका के पास रहेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ने इस बात को नहीं माना। कर्नाटका ने बोला पूरा इलाका हमारा है, महाराष्ट्र ने बोला कि नहीं भाई सारे विलेजेस हमको दो, आधे विलेजेस हमको नहीं चाहिए। तो महाराष्ट्र ने फिर से दूसरा रिव्यू मांगा। 15 मार्च 2006 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उसमें यह बोला कि जो बेलगांव का इलाका है जहां पे मराठी लोग रहते हैं, मराठी लोग सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। अब 28 अगस्त को एक एफिडेविट गया सेंटर की तरफ से जो महाराष्ट्र के अगेंस्ट था, कर्नाटका के फेवर में था। हालांकि फिर सेंटर ने एफिडेविट विड्रॉ कर लिया। अभी सेंटर को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले डिस्प्यूट से कैसे निपटें। सेंटर के पास बहुत से इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल गलवान वैली में चाइना अंदर घुसा रहा, वही अपने आप में एक इशू है। यहाँ स्टेट्स आपस में लैंड के लिए लड़ रहे हैं, तो भाई एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी हो रही है। अजीत पवार, जो चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो बॉर्डर डिस्प्यूट पे बोल रहे हैं कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना कर्नाटका महाराष्ट्र का, ये इंसाइट कर रहा है फायर को, लड़ाई को इंसाइट करने की कोशिश कर रहा है। 18 नवंबर 2020 को कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा ने बोला कि ये जो पवार साहब का स्टेटमेंट है ये बहुत गलत है। इसको बेलगांव बॉर्डर डिस्प्यूट भी बोला था, बेलागावी डिस्प्यूट भी बोला था। बेलगांव पहले कर्नाटका का, अभी कर्नाटका का पार्ट है और पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी के लिए देखा जाए तो इस बेलगांव वाले इलाके में साइजेबल पॉपुलेशन है मराठी स्पीकिंग पीपल का। 1881 सेंसस में बेलगांव में 64.39% कन्नड़ बोलने वाले लोग थे, 26.0% 4% मराठी बोलने वाले लोग थे। महाजन रिपोर्ट क्या बोलती है? महाजन कमेटी 1966 से बनी थी। कमेटी ने 1967 में बोला 264 विलेजेस आप महाराष्ट्र को दे दो, जिसमें हलियल, करवाड़ और सुपर्णा तालुक हैं, और बाकी बेलगांव सिटी और 247 विलेजेस कर्नाटका के पास वापस रहेंगी। तो भाई किसी ने भी इस चीज को नहीं माना। इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया था कि केरला का जो कासरगोड का इलाका है वो कर्नाटका को दे दो। केरला ने मना कर दिया, हम अपना कोई इलाका नहीं देंगे। महाराष्ट्र साढ़े के साढ़े 814 विलेजेस मांग रहा है, बेलगांव सिटी भी मांग रहा है। ऑब्वियसली बात है, कर्नाटका आसानी से देने वाला है नहीं, तो महाराष्ट्र पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 131B। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर फेडरल यूनिट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, यानी वन स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट या टू स्टेट्स वर्सेस अनदर टू स्टेट्स, या एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी तरफ पे स्टेट्स, तो उन इश्यूज को डिसाइड करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास आती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द PMFME स्कीम। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और इनके साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री रामेश्वर तेली, इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट लॉन्च किया है। किसका? PMFME स्कीम का, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। इसके साथ साथ GIS, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया भी लॉन्च किया गया। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट है PMFME का, ये करेगा क्या? देखिए PMFME है क्या, तो ये है आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, यानी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। अभी फूड की प्रोसेसिंग कैसे होगी इसकी आपको जानकारी भी तो देनी पड़ेगी। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर ऑनलाइन मोड से, क्लासरूम लेक्चर से, डिमॉन्स्ट्रेशन से और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल से
लोगों को, मास्टर ट्रेनर्स को सिखाया जाएगा कि फूड की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, और फिर ये मास्टर ट्रेनर्स ग्राउंड लेवल पे लोगों को सिखाएंगे, बेनिफिशियरीज को सिखाएंगे कि फूड की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। इस पूरे इनिशिएटिव में निफ्टेम और IIFPFT गवर्नमेंट की मदद करेगा। निफ्टेम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। IIFPFT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये दोनों की रोल प्ले करेंगे ट्रेनिंग और रिसर्च आउटपुट में। एंटरप्राइजेस, ग्रुप्स, क्लस्टर्स की ये मदद करेंगे, क्या ट्रेन करने में, क्या ट्रेन करेंगे कि फूड की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। अभी के लिए जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इट इज बेस्ड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड EDP। इसके लिए फॉर दिस पर्पस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस नेशनल लेवल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस आर होल्डिंग वेरियस सेशंस। तो सेशंस करा के ऑनलाइन मोड से फूड की प्रोसेसिंग कैसे होती है ये लोअर लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स को और दूसरे एंटरप्राइजेस को सिखाया जाएगा, वो इन टर्न नीचे के लोगों को सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर एक और यहाँ पे चीज निकल के आई, GIS ODOP डिजिटल मैप ऑफ इंडिया। ये क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट किसी एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करती है तो उसको पुश मिलेगा सरकार की तरफ से। यहाँ पे ट्राइबल, SC ST और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी जोड़ा गया है, और साथ साथ खासकर वो डिस्ट्रिक्ट जो कि ट्राइबल इलाकों में हैं, जिनके अपने कुछ नेचुरल कल्चरल हेरिटेज वाले प्रोडक्ट हैं, वो भी पैसा कमा सकते हैं इसके थ्रू। PMFME स्कीम की बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इसको लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या काम है इसका? इनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू FPO, SHG, प्रोडक्टिव कोऑपरेटिव्स इन द एंटायर वैल्यू चेन। यानी पूरा का पूरा ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगा PMFME। मेन रोल कौन प्ले करेंगे? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए 5 सालों के लिए, 2020-21 से 2024-25, और ये स्कीम डायरेक्टली असिस्ट करेगी 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, जो कि फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को। फिर एक और न्यूज है, इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ये दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में 63वें नंबर पे आता है। तो परम सिद्धि है क्या? एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जिसको नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर CDEC द्वारा बनाया गया है। ओके, 63वें नंबर पे आया है ये कंप्यूटर, तो ये रैंक 63rd याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारा परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर, ये हमारी काफी मदद करता है। कौन कौन सी फील्ड में मदद करता है? तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, ड्रग डिजाइन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, फ्लड फोरकास्टिंग करनी हो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पटना, गुवाहाटी जैसे सिटीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो कोविड-19 में, जीनोम सीक्वेंसिंग करनी हो, तो इन सब चीजों में मदद करता है सुपर कंप्यूटर। साथ साथ एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए भी सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग में मदद करता है, जियो एक्सप्लोरेशन पैकेजेस फॉर ऑयल एंड डिस्कवरी, एरो डिजाइन स्टडीज, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एजुकेशन। भैया बहुत बड़ा यूज है सुपर कंप्यूटर का। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कहाँ है? चाइना में। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। और फाइनली एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है ईरान की तरफ से। जो बाइडेन ने बोला है कि हम ईरान न्यूक्लियर डील को रीइंस्टेट करेंगे। ईरान ने बोला है कि अगर हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाते हैं और पहले जो ईरान की न्यूक्लियर डील हमारे साथ साइन की गई थी यूएस द्वारा, अगर उसके कमिटमेंट्स को पूरा करता है यूएसए और हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लेता है, तो हम भी अपने सारे कमिटमेंट्स को मारेंगे। ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं, मिस्टर जारिफ, इनका क्या बोलना है? America is obligated to implement Resolution 2231 as a member of United Nations and Security Council, pointing to UNSC Resolution 2015 की जो न्यूक्लियर डील है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ईरान ने साफ साफ बोला है कि हम किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, हम अपने सारे ऑब्लिगेशंस को मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाएं और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देने थे वो हमें दिए जाएं। बैरक ओबामा की सारी मेहनत पे 2 सेकंड में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया था। एक बार उसको सुधारने का मौका मिल रहा है। ईरान की लोकेशन आपको इस मैप पे देखने को मिल रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड।